गुड मॉर्निंग बच्चों। कल मैंने आपको न्यूट्रॉन के बारे में बताया था 0N1, जिसकी डिस्कवरी आपकी चैडविक साइंटिस्ट ने की थी। आज हम इसी के बारे में और थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे। मैंने बताया था न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर, ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, और ये इसके चारों ओर की सेल हैं, KLMN सेल। इस न्यूक्लियस में आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों रहते हैं और इन सेल में आपके इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते हैं। क्लियर हो गया ना? याद रखना, मैंने आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों ही स्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल, स्थायी मूल कण के अंतर्गत बताए थे। इनमें से न्यूट्रॉन अगर न्यूक्लियस के अंदर है, एटम में है, तो वो स्टेबल होगा, अदरवाइज वो अनस्टेबल होगा और 14 से 15 मिनट में डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इस बात को हमेशा याद रखना। और न्यूट्रॉन जो डिस्ट्रॉय होता है तो देता है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एक नया पार्टिकल देता है जिसको एंटी न्यूट्रिनो कहते हैं। क्लियर हो गया बेटा? न्यूट्रॉन डिस्ट्रॉय हो करके प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन और एक नया पार्टिकल देता है जिसे एंटी न्यूट्रिनो कहते हैं। ये एक अनस्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल होता है। अब मैंने यहाँ तक क्लियर हो गया, राइट कर लीजिए। अब मैंने आपको अनस्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल भी बताए थे, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। अनस्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल समझिए, अनस्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल ऐसे पार्टिकल होते हैं जिनका क्षणिक अस्तित्व होता है, मतलब जो आए, अपना काम किया, ख़त्म हो गए, बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए आते हैं और डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। क्लियर? इसमें मैंने आपको एक पार्टिकल बताया था, पाई मेसॉन। इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। अनस्टेबल में आपको यही पढ़ना है थोड़ा सा। इसको पाई मेसॉन की डिस्कवरी की थी युकावा साइंटिस्ट ने। किसने की थी? युकावा साइंटिस्ट ने। पाई मेसॉन आपके 3 टाइप के होते हैं, जिनको कहते हैं पाई प्लस, पाई माइनस और पाई जीरो। कोई दिक्कत तो नहीं? मैंने क्या बताया? अनस्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल में पाई मेसॉन पार्टिकल लिखा था सबसे पहले। उसमें था पाई मेसॉन की डिस्कवरी किसने की? युकावा ने की। और पाई मेसॉन कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं, पाई प्लस, पाई माइनस एंड पाई जीरो। इनका काम देखिए क्या होता है। आपको पता है कोई न्यूक्लियस है, मैंने ये न्यूक्लियस बना दिया, इसमें न्यूट्रॉन भी होते हैं और प्रोटॉन भी होते हैं। आपको एक चीज़ और पता है कि सेम चार्ज रिपल्सन करते हैं, यानी समान आवेश प्रतिकर्षण करेंगे और विपरीत आवेश आकर्षण करेंगे। एकदम सही है। अब देखिए, अब इसमें प्लस प्लस जीरो, प्लस जीरो, प्लस जीरो, मतलब जीरो मतलब क्या है? न्यूट्रॉन है, और बाकी ये क्या है? प्लस वाले प्रोटॉन है। मैंने ये जो बनाए हैं ये क्या है? न्यूट्रॉन है, और ये प्लस वाले क्या हैं? प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज नहीं होता, उसे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। सेम चार्ज होने के कारण प्रोटॉन प्रोटॉन क्या करेगा? रिपल्सन करेगा। ठीक? जब ये प्रोटॉन रिपल्सन करेगा तो ये प्रोटॉन जो है, मान लो मैंने यहाँ पर 2 प्रोटॉन और ले लिए, ये जो प्रोटॉन है ये इस ओर भागेगा और ये वाला इस ओर भागेगा। ठीक? अगर पानी से भरा एक टब ले लिया जाए और उसमें हम अपने हैंड को ऐसे करके नीचे की ओर डिप करें तो क्या होगा? जितना एरिया वाटर मॉलिक्यूल जो भी यहाँ पर है वो नीचे की ओर जाएंगे और नीचे से वाटर मॉलिक्यूल हमारे हैंड को चारों ओर से कवर कर लेंगे। यही होगा ना? देखते हैं, जब ये दूर दूर जाएगा तो इनकी जगह पर कौन आएगा? न्यूट्रॉन आएगा, और ये रिपल होकर कहाँ जाएंगे? बाहर जाने की कोशिश करेंगे। एट दैट टाइम, सेम उसी टाइम जो प्रोटॉन है
उसको पाई माइनस कैप्चर करेगा, इसका काम बता रहे हैं, यूज वर्क कैसे करेगा, और इस प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर। सेम उसी समय, जिस समय आपका एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा था, उसी समय कोई दूसरा न्यूट्रॉन पाई प्लस को एक्सेप्ट करके किस में कन्वर्ट होगा, प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा। क्लियर। यानी प्रोटॉन कन्वर्ट टू न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन कन्वर्ट टू प्रोटॉन, मतलब प्रोटॉन से न्यूट्रॉन चेंजमेंट और न्यूट्रॉन से प्रोटॉन चेंजमेंट हो रहा है। इस फोर्स को कहते हैं एक्सचेंज फोर्स, विनिमय बल। कौन सा फोर्स बच्चों, एक्सचेंज फोर्स, विनिमय बल कहते हैं। इस बात को आप लोग याद रखना। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि समान आवेश यानी सेम चार्ज हैं वो रिपल्सन करते हैं और अपोजिट चार्ज अट्रैक्शन करते हैं, तो फिर न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज नहीं होता है, लेकिन प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होने के कारण रिपल्सन होना चाहिए। तो फिर ऐसा क्या होता है जिसके कारण प्रोटॉन न्यूक्लियस में बंधे रहते हैं। क्लियर हो गया ना। तो आप आंसर देंगे एक्सचेंज फोर्स, विनिमय बल के कारण प्रोटॉन न्यूक्लियस में बंधे रहते हैं। और यह विनिमय बल एक्सचेंज फोर्स किसके कारण होता है, पाई मेसन के कारण होता है, जिसकी डिस्कवरी किसने की, युकावा साइंटिस्ट ने की। पाई मेसन कितने होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, पाई प्लस, पाई माइनस, पाई जीरो। जब रिपल्सन होगा तो एक प्रोटॉन को कौन कैप्चर करेगा, पाई माइनस कैप्चर करेगा और इस प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में कन्वर्ट कर देगा। एट दैट टाइम सेम उसी समय क्या होगा, एक न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पाई प्लस को एक्सेप्ट करके प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया बेटा। इस बात को याद रखना। जे इसका यूज करते हैं, जैसे हम लोग अभी आपको कल की कोच क्लास में मैंने आपको AMU में मास लिखाए थे, एटॉमिक मास यूनिट, याद रखना। उनका यूज करेंगे मास नंबर इक्वल टू एटॉमिक वेट। कहते नहीं है, हमने कहा कोई सिंबल है Na, सोडियम का है 11 है 23 है, तो इसको तो हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से, एटॉमिक नंबर है, और इसको हम क्या कह देते हैं, इसी को कह देते हैं मास नंबर और इसी को कह देते हैं एटॉमिक वेट। ठीक है ना। मतलब एटॉमिक वेट को मास नंबर क्यों कहते हैं, इसको हम प्रूव करते हैं एटॉमिक मास यूनिट से। क्लियर हो गया ना। ध्यान रखना, उसको भी बताएंगे हम। देखते हैं, अब मैंने आपको स्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल के बारे में बता दिया, अनस्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल के बारे में हो गया। अब हम बात करेंगे एटॉमिक मॉडल की। एटॉमिक मॉडल में आपका सबसे पहले आता है थॉमसन मॉडल। एटॉमिक मॉडल दिया वो वाटरमेलन पर दिया, तरबूज पर। क्लियर। उसका कहना है कि अगर तरबूज को, देखो कोई तरबूज है, वाटरमेलन है, उसको 2 भाग में इस तरीके से बांट दिया जाए कि वो कटोरे जैसे खुल जाएं। क्लियर। तो उसमें क्या होगा, रेड मैटर होगा, लाल द्रव्य, और तरबूज के बीज भी होंगे। तो थॉमसन कहता है किसी एटम में जो रेड मैटर है वो आपका पॉजिटिव है, यानी प्रोटॉन्स हैं, और जो तरबूज के बीज हैं वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। मतलब जिस प्रकार से तरबूज में रेड मैटर रहता है उसी तरीके से एटम में प्रोटॉन रहते हैं, और जिस प्रकार से तरबूज में सीड धसे होते हैं उसी प्रकार से एटम में इलेक्ट्रॉन रहते हैं।
रेड मैटर को क्या कहा, प्रोटॉन कहा, और सीड को क्या कहा, इलेक्ट्रॉन कहा। क्लियर हो गया ना। रेड मैटर को क्या कहा, प्रोटॉन कहा, और सीड को क्या कहा, इलेक्ट्रॉन कहा। और यहाँ पर चारों ओर कौन है, रेड मैटर है। क्लियर। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, जो प्रोटॉन क्या है, रेड मैटर, और जो इलेक्ट्रॉन क्या हैं आपके, सीड हैं। क्लियर हो गया। तो इस मॉडल को कहा गया है वाटरमेलन मॉडल, रेजिन मॉडल। ठीक है ना। इनके नेम दिए हैं, वाटरमेलन कह देते हैं, रेजिन मॉडल कह देते हैं। क्लियर। ध्यान रखना इस बात को। इसी को कभी कह देते हैं प्लम पुडिंग मॉडल। ठीक। तो ये कौन सा मॉडल है, थॉमसन मॉडल है। लेकिन ये मॉडल फेल हो गया क्योंकि प्लस के बगल में माइनस नहीं रह सकता। अगर प्लस के बगल में माइनस होगा तो अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन होगा, प्लस माइनस में मिल जाएगा, और जब प्लस माइनस में मिल जाएगा तो जीरो हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, यानी एटम का जो अस्तित्व है वो ख़त्म हो जाएगा। क्लियर। इस रीजन से ये मॉडल जो है थॉमसन मॉडल फेल हो गया। इस मॉडल ने ये तो बता दिया था कि अगर 10 प्लस हैं तो 10 माइनस भी होंगे, लेकिन उसकी स्टेबिलिटी नहीं बता पाया एटम की, मतलब न्यूट्रलिटी बता दी, मतलब एटम उदासीन है इसके बारे में तो बता दिया, लेकिन एटम स्टेबल है कि नहीं है इसके बारे में वो नहीं बतला सका। क्लियर हो गया ना। तो यहाँ से ये थॉमसन मॉडल क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। इसके बाद रदरफोर्ड आए। रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया जो कि एल्फा रे स्कैटरिंग पर आधारित है। एल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। इन्होंने गोल्ड फॉइल ली। इन्होंने कहा कि जब सोने की पतली पन्नी पर एल्फा कण की बमबारी कराते हैं, एल्फा रेज की बमबार्डिंग कराएं, तो बहुत सारे एल्फा कण आर पार हो जाते हैं। यहाँ पर एक इन्होंने पर्दा लगा दिया, यहाँ पर ZNS लगा दिया जो कि चमकेगी जैसे ही ये पार्टिकल गिरेंगे। बहुत सारे अल्फा पार्टिकल क्या हो गए, आर पार निकल गए। और इन्होंने बताया कि जब बहुत सारे अल्फा पार्टिकल आर पार हो गए, इसका मतलब एटम का मोस्टली पार्ट कैसा है, होल्ड है, खोखला है। बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल, मतलब 20,000 अल्फा पार्टिकल में से 1-2 अल्फा पार्टिकल मान लें, बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल क्या हो गए, अपनी डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में गए थे उसी डायरेक्शन में लौटकर वापस आ गए। और इन्होंने बताया कि एटम के बीच में कोई एक ऐसा एरिया है जो रिजिड है, रिजिड मतलब दृढ़ है, जिसको हिलाया डुलाया नहीं जा सकता। क्लियर हो गया ना। बहुत ही थोड़े से अल्फा पार्टिकल क्या हो गए, वापस आ गए, जिस डायरेक्शन में गए थे उसी डायरेक्शन में बैक हो गए। इसका मतलब एटम के बीच में कोई एक बहुत ही स्मॉल एरिया ऐसा है जिसको हिलाया डुलाया नहीं जा सकता, मतलब जो दृढ़ है, रिजिड है, स्टेबल है, उसको इन्होंने क्या कहा, न्यूक्लियस कहा। क्या कहा, न्यूक्लियस। क्लियर। कुछ अल्फा पार्टिकल अलग अलग डायरेक्शन में, अलग अलग एंगल पर डिफ्लेक्टेड हो गए। क्लियर हो गया ना। यहाँ पर कम एंगल है, यहाँ पर 90 डिग्री एंगल है, यहाँ पर 120 है, और ये वाला एंगल कितना मानेंगे, 180 डिग्री। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर समझिए, ये जो रिपल्सन हुआ है क्यों हुआ है, इसके रीजन समझ लीजिए। देखो, ये है नाभिक, न्यूक्लियस, ये है डिस्टेंस उसकी, मतलब ये हो गई टोटल उसकी रेडियस, समझा। इस पर पॉजिटिव चार्ज है, और अल्फा पार्टिकल मैंने आपको बताया था,
अल्फा पार्टिकल हीलियम का न्यूक्लियस होता है। हीलियम के न्यूक्लियस को क्या कहते हैं? अल्फा पार्टिकल कहते हैं। अब बेटा जब हीलियम के न्यूक्लियस को अल्फा पार्टिकल कहेंगे तो यानी इस पर भी पॉजिटिव ही तो है। कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। और यहाँ पर ये जो न्यूक्लियस है वो भी क्या है? पॉजिटिव। अगर डिस्टेंस बढ़ेगी तो प्लस टू प्लस, पॉजिटिव से पॉजिटिव के बीच रिपल्सन क्या होगा? घटेगा। क्लियर? जब यहाँ पर रिपल्सन घटे, यहाँ पर रिपल्सन सबसे ज़्यादा होगा तो एंगल सबसे कम, यहाँ पर थोड़ा कम हुआ तो एंगल थोड़ा बढ़ गया, यहाँ पर और कम, एंगल थोड़ा बढ़ा। यहाँ पर बहुत ही कम रिपल्सन है, फोर्स बहुत ज़्यादा है, इस रीजन से क्या हो जाता है? 180 डिग्री का एंगल बन जाता है। बात आ गई समझ में सभी को? क्लियर हो गया ना? मैं फिर से बता दे रहा हूँ, रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में गोल्ड की फॉइल का उपयोग किया। इन्होंने बताया, इन्होंने क्या किया? गोल्ड फॉइल पर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग की तो बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल, लगभग 20,000 में से 1-2 मान लो अल्फा पार्टिकल अपनी ही डायरेक्शन में वापस आ जाते हैं, जो प्रूव करता है कि एटम के बीच में कोई एक एरिया ऐसा है जो रिजिड है, मतलब दृढ़ है, जिसको हिलाया डुलाया नहीं जा सकता। क्लियर? बहुत सारे अल्फा पार्टिकल क्या हो जाते हैं? आर पार हो जाते हैं, सीधे निकल जाते हैं। इसका मतलब एटम का मोस्टली पार्ट कैसा है? होल्ड है। कैसा है? होल्ड है। अब यहाँ पर जो अलग अलग एंगल बनाते हुए डिफ्लेक्ट हुए हैं उनका रीज़न है क्योंकि अल्फा पार्टिकल पे पॉजिटिव है और यहाँ पर जो न्यूक्लियस है उस पर भी पॉजिटिव है। डिस्टेंस बढ़ेगी तो रिपल्सन कम होगा। जब डिस्टेंस बढ़ेगी और रिपल्सन कम होगा तो देखो कम डिस्टेंस वाला कम एंगल, और जैसे ही डिस्टेंस बढ़ेगी आपका एंगल बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ पर बिल्कुल पास में था, मान लो 45 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, यहाँ पर कितना? थोड़ी डिस्टेंस बढ़ी, 90 हो गया, डिस्टेंस और बढ़ी 120 हो गया, और डिस्टेंस बढ़ी 180 हो गया। क्लियर हो गया ना जी? आपका क्या है? रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या कहा गया? जो एटम है वो गोल है, सर्कुलर है, बहुत ही छोटा है, स्फेरिकल है और इलेक्ट्रोन्यूट्रल पार्टिकल है। ठीक? इसमें एक है बहुत ही सूक्ष्म पार्ट होता है जो सघन है, मतलब बहुत ही पास है, मतलब बहुत ही छोटा सा सघन है, कॉन्ट्रैक्टेड हो गया। क्लियर? अब इसको कर लोगे बेटा, राइट कर लीजिए, बना लीजिए स्ट्रक्चर सभी लोग। अब देखिए बेटा, रदरफोर्ड में ये भी बताया कि जो न्यूक्लियस होता है वो एटम का 10⁻⁻15 पार्ट होता है। कितना होता है? 10⁻⁻15 पार्ट होता है। मतलब न्यूक्लियस के कंपैरिजन में 10⁻⁻15 गुना छोटा होता है। क्लियर हो गया? जो न्यूक्लियस है वो एटम के कंपैरिजन में क्या होता है? 10⁻⁻15 पार्ट होता है। क्लियर? अब यहाँ पर जो इन्होंने मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, इन्होंने एक इक्वेशन और दी थी जिससे न्यूक्लियस की रेडियस को निकाला जा सकता है। वो इक्वेशन थी 1.33 × 10⁻⁻13 × A⁻1/3। ये था सेंटीमीटर में आएगा और इससे क्या निकलते हैं? न्यूक्लियस रेडियस। वो भी किसकी है? न्यूक्लियस की है। इस फॉर्मूले को भी राइट कर लेना, वेरी मोस्ट है, कंपटीशन में पूछा जाता है कि न्यूक्लियस की रेडियस का फॉर्म अगर ए दिया जाए, ए मतलब आपको पता ही है एटॉमिक मास दिया जाए, तो आप इसका यूज करके आपकी सेंटीमीटर में रेडियस आ जाएगी। क्लियर बेटा? ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ओके।